आज ही डीमैट अकाउंट खुलवा लेना। शेयर बाजार में कारोबार करने के लिए, शेयर खरीदने के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ये मैंने भी अभी नई नई सीखी है। ये शेयर मार्केट की पूरी मैकेनिज्म, इसकी पूरी प्रक्रिया। डीमैट अकाउंट खुलवा लेना और जब मैं बोलूं उस समय रुचि सोया के शेयर खरीद लेना। फिर रुचि सोया के बाद पतंजलि के। बाबा रामदेव ने हाल ही में एक योगा सेशन के दौरान लोगों को रुचि सोया में इन्वेस्ट करने की सलाह दी, जिस पर मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अपनी नाराजगी जताई। हालांकि ये एक बड़ी समस्या के छोटे से बिंदु पर ध्यान देने जैसा था। बाबा रामदेव के बारे में कहा जा सकता है कि वे सिर्फ कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। उनका रुचि सोया या उसकी पेरेंट कंपनी पतंजलि आयुर्वेद में कोई हिस्सेदारी नहीं है। इसके अलावा उन्होंने शेयर की कीमत को लेकर कोई संवेदनशील बयान नहीं दिया है, जिससे माना जा सके कि उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों का उल्लंघन किया। हाँ, लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि बाबा रामदेव कोई सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। ऐसे में उन्हें शेयरों में इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं देनी चाहिए थी। हालांकि ये पूरी तस्वीर का एक छोटा सा पहलू है। अधिकतर प्रमोटर या बैंकर किसी पब्लिक इशू के पहले क्वालिटी और प्रेस तक जोर शोर से अपनी बात ले जाने में लगे रहते हैं। कोई नौसिखिया भी समझ सकता है कि इसके जरिए वे लोगों को अपने इशू में इन्वेस्ट करने के लिए लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इससे भी बड़ी चिंता का विषय प्राइस मैनिपुलेशन का है, जैसा कि रुचि सोया में काफी साफ तौर पर प्रतीत हुआ था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि रेगुलेटर इस मामले को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा है। आखिर हम ऐसा कैसे कह सकते हैं? खैर, ये रेगुलेटर के व्यवहार से खुद ही समझ में आ जाता है। रुचि सोया की रीलिस्टिंग के बाद जिस तरह उसके शेयरों ने व्यवहार किया, वे ध्यान दिया जाना चाहिए था। जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दें कि पतंजलि ने रुचि सोया को नवंबर 2019 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के जरिए 4,500 करोड़ रुपए में खरीदा था, जबकि वो उसकी सबसे ऊंची बोली करता नहीं थी। कंपनी की 99% इक्विटी ट्रेडिंग से हट गई थी। ऐसे में टेक ओवर के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए नई कंपनी के शेयरों का भाव 145 रुपए होता। यही उसकी रीलिस्टिंग के समय आदर्श कीमत होनी चाहिए थी। हालांकि जनवरी 2020 में दोबारा लिस्टिंग के बाद से रुचि सोया के शेयरों का भाव 17 रुपए से छलांग लगाकर 1500 रुपए तक पहुंच गया। रुचि सोया के ज्यादातर शेयर ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध नहीं है। कंपनी की 98.90% हिस्सेदारी प्रमोटर के पास है, जिसमें से करीब 99.97% बैंकों के पास गिरवी रखे हैं। 1500 रुपए के भाव पर कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 45 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इसके बाद वही हुआ जो अंदाजा था। शेयर ने यूटर्न लिया। पिछले साल सितंबर में अचानक गिरावट आई और ये करीब 400 रुपए के भाव पर आ गया। इस पागलपन भरे उतार चढ़ाव के बीच एक बार फिर से इसका शेयर 1000 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। इस भाव पर इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 30,000 करोड़ रुपए है और पिछले एक साल में ये इससे ऊपर बना हुआ है। कंपनी को फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लाने की मंजूरी मिल गई है, जिससे वे कंपनी के तहत प्रमोटरों की हिस्सेदारी घटाकर 75% के नीचे ला सकते हैं। ऐसे में इसकी कीमत भी मौजूदा स्तर पर स्थिर दिख रही है। ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बुक ब्लिट इशू का फाइनल प्राइस क्या तय होता है। जिन कंपनी के शेयर कम मात्रा में ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होते हैं, उनमें प्राइस मैनिपुलेशन का मामला अक्सर देखा जाता है। इसके चलते रिटेल इन्वेस्टर्स कई बार झांसे में आ जाते हैं और अपनी मेहनत की कमाई खो बैठते हैं। हालांकि ये प्राइस मैनिपुलेशन का मामला तब और खतरनाक हो जाता है जब एक किसी ऐसे स्टॉक में हो जिसका कुछ ही समय बाद पब्लिक इशू आना बाकी हो। ऐसी कंपनियां अपने कुछ स्टॉक को ट्रेडिंग के लिए मुहैया कराकर एक बढ़ी हुई कीमत बेंचमार्क में सेट कर देती हैं और साथ ही लोगों के मन में इसे लेकर एक धारणा बना देती हैं। रुचि सोया को अगले 3 सालों के अंदर प्रमोटरों की शेयर होल्डिंग घटाना और पब्लिक शेयर होल्डिंग बढ़ाकर 25% पर ले जाना है। अब एक ऐसी कंपनी जिसका वैल्यू दिसंबर 2019 में 4,350 करोड़ रुपए लगी हो और
उसे इसी कीमत पर खरीदा गया हो। वो कंपनी अब अपने एक काफी छोटी सी हिस्सेदारी के लिए इतने ही रुपए का या इससे ज्यादा का पब्लिक ऑफर लाने वाली है। रुचि सोया का बिजनेस कभी खराब नहीं रहा, बस इसका प्रबंधन गलत तरीके से हुआ है। इसके चलते ये कंपनी फाइनेंशियल मुश्किलों में घिर गई। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में 16,132 करोड़ रुपए का रेवेन्यू दर्ज किया, जो इसके साल में दर्ज 13,042 करोड़ रुपए से अधिक था। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी पिछले फाइनेंशियल ईयर में 680 करोड़ रुपए का रहा, जो एक जिज्ञासा जगाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस कंपनी ने अपने इतिहास में कभी भी इतना मुनाफा दर्ज नहीं किया था। इसके अलावा ये भी सोचने वाली बात है कि इस कंपनी की बिक्री के लेंडर्स को क्या हासिल हुआ। पतंजलि सबसे ऊंची बोली करता नहीं होने के बावजूद इसका मालिक बनने में कामयाब रही और लेंडर्स को इस डील में 52% का हेयर कट यानी नुकसान सहना पड़ा। खैर, रामदेव एक फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, लेकिन उन्होंने अभी तक काफी अच्छे तरीके से सब कुछ मैनेज किया है। सेबी के लिए अच्छा होगा कि अब वो कुछ अच्छे सवाल पूछे। बिजनेस की इनसाइड खबरों के लिए बने रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ।